चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क के कुछ और कॉन्सेप्ट को, स्पेशली ग्राफिकल चीजों को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, सपोज ये फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है? एफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। और हम लोग को मालूम है कि यही तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन भी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स भी हो, तो अगर आप फोर्स और x के बीच का ग्राफ निकाल लें, x1 से x2 तक के बीच का, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। बहुत आसान काम। लेकिन इसमें एक दो चीजों का ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि x हमेशा इंक्रीज कर रहा है ना। वर्क का जो साइन होगा वो ध्यान रखना है, वर्क का साइन, इसको समझिए थोड़ा। ग्राफिकल मेथड से वर्क के साइन को समझते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है इस ग्राफ को, यानी फोर्स तो पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, और पोजीशन भी पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है। अब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव करे? नहीं। तो इस अजम्पशन के साथ अगर हमारा x1 से x2 मोशन होता है, तब मतलब ये इस फिगर ग्राफ के हिसाब से जो x1 को पॉइंट किए हैं, ग्राफ के हिसाब से जो x2 पॉइंट किए हैं, तो x1 से x2 अगर हो रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक, हो सकता है सेम ग्राफ के साथ फोर्स वही हो, एक्स के साथ ग्राफ वैसा ही बने, बट पार्टिकल ऐसे आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मोशन x2 से x1 हो रहा हो, सेम फोर्स पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर मोशन x2 से x1 हो रहा है, मतलब इधर वाले किसी राइट के पॉइंट से लेफ्ट के पॉइंट की तरफ मोशन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट को बोल देंगे नेगेटिव। यस और नो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और फोर्स हमारा पॉजिटिव का केस बता रहा है ना। इस फर्स्ट केस में ही ये ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस हमने फोर्स पॉजिटिव ले लिया, जिसमें ए केस लिया जिसमें x1 से x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और क्योंकि यहाँ x2 से x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी राइट से लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव एंड हेंस वर्क डन विल बी नेगेटिव। सेम ग्राफ के साथ। ये नहीं कि ग्राफ नीचे आएगा तभी वर्क डन 0 होगा, ग्राफ ऊपर भी हो और पार्टिकल x2 से x1 मूव कर रहा, उसका ध्यान आपको रखना, मतलब राइट से लेफ्ट मूव कर रहा हो। सेकेंड केस हो सकता है कि हमारा ग्राफ ही नीचे की ओर बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। फोर्स अगर नेगेटिव हुआ, फोर्स नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फोर्स जो है अगर लेफ्ट की ओर लगने लगे, एक्स एक्सिस की बात करें, तो फोर्स अगर लेफ्ट की ओर लगने लगे तो फोर्स नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हमारा फोर्स नेगेटिव हो, ग्राफ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, ठीक है, तो ग्राफ यानी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए और फर्स्ट केस हो कि पार्टिकल x1 से x2 जा रहा, दिखाए हुए x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की तरफ जा रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों वर्क डन नेगेटिव है? क्योंकि फोर्स नेगेटिव है, फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया, इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड केस क्या हो जाएगा? सेकेंड केस है कि अगर हमारा फोर्स तो नेगेटिव ही रहे जैसा कि हमने दिखाया है, लेकिन हमारा
डिस्प्लेसमेंट x2 से x1 हो जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में हम लोग वर्क डन पॉजिटिव कह लेंगे। वर्क डन वी विल से कि वर्क डन इज पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ वी डू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वर्क, वी फाइंड द साइन ऑफ वर्क डन। वर्क का साइन कैसा होगा, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, इसी स्कीम के थ्रू निकालते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सोच के कर लीजिए। फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यही जो स्कीम यहाँ पे लगा है वही स्कीम आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी लगा दीजिए, वर्क का साइन आपको पता चल जाएगा। ज्यादातर समय लेकिन यही वाला केस होता है कि x1 से x2 डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये वाला चीज जो ए केस देखे हैं ना, 1 का ए और 2 का ए जो देखे हैं, ज्यादातर टाइम वही होगा। लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस में इस तरह से भी कॉन्सेप्ट घुमा के दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं है कि ग्राफ नीचे होगा तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, या ग्राफ ऊपर है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा होना जरूरी नहीं है। चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है जनरली एरिया पूछता है और एरिया आपको ट्रेपीजियम का, ट्रायंगल का, यही सब निकालने देगा। तो वो बकवास क्वेश्चंस होते हैं। एक दो हम लोग बस करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से वर्क डन निकालने की कोशिश। ये हमारा फोर्स है, मान लीजिए हमने 0,0 से शुरुआत की, मतलब शुरुआत में ओरिजिन पे पार्टिकल था और हमने फोर्स लगाना शुरू किया। जब लोकेशन 2 मीटर आया, हमारा फोर्स 10 न्यूटन है। इसके बाद यहां से हमने ऐसे किया, ठीक है, ये हमारा 6 मीटर है। ये 10 मीटर हो जाएगा, ये -10 न्यूटन होगा, ठीक है। तो हमको बताना है फाइंड वर्क डन जब पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to 2। सेकेंड, जब पार्टिकल मूव करता है x इक्वल्स टू 0 to 4। थर्ड, जब पार्टिकल मूव करता है x इक्वल्स टू 0 to 6, x इक्वल्स टू 0 to 10, ऐसा बढ़िया, 0 to 8। चलिए तो ये क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि हम लोग यहाँ पे 4 मीटर है और यहाँ 8 मीटर है। तो 0 से 2 वाला पहले देख लें। ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो बहुत आसान है ना ट्रायंगल का एरिया निकालना, है कि नहीं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेसिकली हाफ इंटू बेस यानी 2 मीटर इंटू हाइट यानी 10 मीटर, तो 10 जूल वर्क डन हो गया। अब देखिए 0 से 4 का देखना, तो 4 तक का हमको एरिया निकालना है। अब यहां मुश्किल है भाई, ये अजीब सा शेप है। देखिए आप समझिए कि इस ट्रायंगल के एरिया में अगर इस ट्रेपीजियम का एरिया ऐड कर दें तो टोटल एरिया निकल जाएगा, पर उसके लिए ये पॉइंट का लेंथ पता होना जरूरी है, वो हम लोग को पता नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, समझिए।
ये जो पॉइंट है ये है 6,0 है कि नहीं, और ये जो पॉइंट है ये 2,10 है, ये भी सही बात है। ये जो पॉइंट है वो है 10, माइनस, सही है ना, हाँ 10, माइनस 6,0 और ये 2,10। तो बेस्ड ऑन दिस, ये जो तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्या इसकी बेसिस पे हम लोग इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं? आपको इसका इक्वेशन लिखना होगा, वहां से आपको फोर्स और एक्स का रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए फोर्स और एक्स का रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या हो जाएगा? -10 -0, -10 -0 पाई 10 - 6, 10 - 6, तो -10/4 यानी -5/2, ये स्लोप आ गया। दिस इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब f माइनस कोई एक पॉइंट का यूज कर लीजिए, f -0 ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -5/2 इंटू x -6। इस पॉइंट का यूज करके हमने इक्वेशन लिख लिया। तो क्या आ जाएगा भाई? f इक्वल्स टू -5/2 इंटू एक्स माइनस, ये हो जाएगा +15, है ना, +15। देखिए तो -5/2 -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 आ गया। क्या आया भाई साहब? बोलो, तो देखो तो सही है। अब देखिए एक बार जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया तो हम x = 4 पुट करके ये फोर्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5/2 इंटू 4 +15, यानी कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, -10 + 15 यानी 5 न्यूटन ये आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 5 न्यूटन। तो एक बार जब ये पता चल गया कि ये 5 न्यूटन है, तो इसी एरिया में हमको इतना एरिया एक्स्ट्रा ऐड कर देना, क्योंकि ऐसे ही जा रहा है तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये एरिया बस हमको ऐड कर देना। कैसे एरिया निकालेंगे इसका? इस ट्रेपीजियम का एरिया के बारे में सोचिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ये है 5 और ये है 10, तो 5 + 10 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो 2 से 4 तक का डिस्टेंस मतलब 2 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, ये 15 आ गया। तो नया जो एरिया है वो 15 जूल है। तो फाइनली 0 से 4 तक का जो टोटल वर्क डन होगा वो वर्क डन हो जाएगा 10 + 15 यानी 25 जूल। इतना क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब सोचो, अब सोचना है। अब लास्ट बच गया भाई, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं। यहां कैलकुलेशन आया है एक छोटा सा, वो 15 जूल आ गया। फाइनली ये समझ में आ गया। थर्ड केस में हमको 0 से 8 तक जाना है, तो ये चाहिए हमको। तो पहले वो फोर्स निकाल, तो -5/2 इंटू 8 + 15। तो हमने ये कट कर दिया, तो ये -20 और +15 यानी -5 न्यूटन। ये हो गए हमारे फोर्स के वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू हमारा कितना हो गया? -5, यहां पे आया -5। ठीक है भाई। अब यहां से यहां तक का पूरा एरिया और माइनस ये वाला एरिया, तो टोटल वर्क डन अगर 0 से 8 सेकेंड का चाहिए, तो पहले ये ट्राइंगल का एरिया, तो 6 हो गया बेस और हाइट हो गया 10, तो हाफ इंटू 6 इंटू 10, तो 3 हो गया, 30 जूल। तो यही हो गया, और माइनस इसका एरिया, तो हाफ इंटू 6 से 8 यानी 2 इंटू 5, कट गया -5, यानी वर्क डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 - 5 यानी 25 जूल। अरे वाह, ये तो 25 जूल वही आ गया जो पहले आया था 0 से 4 और 0 से 8 सेम वर्क डन। दिमाग लगाते तो ऐसे भी बना सकते थे। आप सोचिए कि ये पूरा एरिया माइनस इतना एरिया, क्या इस पूरे एरिया में से ये हटाने से भी वही एरिया है? अरे भाई साहब, ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं? तो दोनों का एरिया सेम होगा,
तो इतना एरिया जो आया था वो भी तो इसी एरिया के बराबर होगा, होगा कि नहीं? और इसीलिए दोनों का सेम वर्क डन आया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्क जो है मोर और लेस समाप्त हो गया। अब हम लोग एनर्जी की शुरुआत करते हैं। बिना एनर्जी के तो कुछ होता नहीं ना भाई। अभी हम पढ़ा रहे हैं वो भी एनर्जी का डिमांड करता है कि नहीं? आप पढ़ रहे हैं वो भी एनर्जी का डिमांड करता है। तो बेसिकली एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क देता है। क्या देता है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की जो एबिलिटी है वो कहां से मिलती है? एनर्जी से मिलती है। अब इस एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। हम लोग को जो जो फॉर्म पढ़ने हैं वो उसमें से सबसे पहला जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी में मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो उसका एनर्जी आता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इसके डेरिवेशन को समझते हैं। डेरिवेशन मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन होता है, आपने देखा भी होगा, K इक्वल्स टू हाफ mv²। तो इस डेरिवेशन को समझते हैं। सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, बट धीरे धीरे उसमें हम जब फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी वजह से उसका कुछ बाद में वेलोसिटी हो जाता है। यस और नो? फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आ जाएगा, तो उसके बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाता है। तो देखिए शुरुआत में क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। क्यों? मोशन नहीं है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ दिस फोर्स उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाता है। मतलब पहले एनर्जी नहीं था, बाद में एनर्जी आ गया। कहां से आया? किसने दिया? इस फोर्स ने दिया। कैसे दिया? क्या हम किसी को एनर्जी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि ये डस्टर है, इसके पास अभी कम एनर्जी है, मैं वर्क डन करूंगा और अब इसके पास ज्यादा एनर्जी है। पहले कम था, अब ज्यादा है। कैसे पता है? अपने सर को इसके नीचे लाओ, हम यहां से छोड़ते हैं और फिर यहां से छोड़ते हैं, पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में ज्यादा एनर्जी है। तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ गया इसका। कैसे बढ़ा? हमने वर्क डन किया। तो वास्तव में जब हम बाहर से वर्क डन करते हैं तो हम लोग किसी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव वर्क डन करते हैं, अगर हम कैसा वर्क डन करें? पॉजिटिव वर्क डन करें तो उस बॉडी का एनर्जी बढ़ेगा। अगर हम नेगेटिव वर्क डन करें तो उस जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उस बॉडी का एनर्जी घटेगा। तो यहां पे बताइए कैसा वर्क डन हो रहा है? पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। वर्क डन बाय द फोर्स अगर पूछा जाए, वर्क डन बाय द फोर्स विल बी F into S। और ये पूरा पूरा वर्क डन किसके पास गया? इसी के पास गया, इसी का एनर्जी को बढ़ाया। तो इसके पास अभी जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो केवल और केवल वर्क डन की वजह से है। पहले से तो था ही नहीं उसके पास, क्योंकि शुरू में तो वो रेस्ट में था, अब मोशन में आया है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी जो भी है, पहले से कुछ नहीं था, तो अभी जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो केवल और केवल इस वर्क डन की वजह से है। तो हम लोग कहेंगे कि दिस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। बट अब तो इससे मतलब काइनेटिक एनर्जी निकलेगा इक्वल टू Fs, पर वो Fs से हम रिलेट नहीं करना चाह रहे। हम लोग तो रिलेट करना चाह रहे हैं उसके स्पीड से। तो किस तरह से हम लोग उस स्पीड तक पहुंचे, उस वेलोसिटी तक पहुंचे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को अगर वर्क डन के एक्सप्रेशन को उस वेलोसिटी तक पहुंचाना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं F into S। लिख सकते हैं कि नहीं? अब हम लोग S से कहीं से वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो वो होता है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as।
तो यहां से यू स्क्वायर तो जीरो हो गया ना भाई। क्यों जीरो हो गया यू स्क्वायर? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो माना है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आ रहा है। s को हम v से रिलेट कर रहे हैं, तो s इक्वल्स टू लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2a, और जब इस s को वापस इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह v स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखिए फोर्स बाय एक्सीलरेशन, क्या इसी को हम लोग मास कहते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसीलिए फोर्स बाय एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू मास। सो हाफ mv स्क्वायर यही वर्क डन के बराबर आता है, और ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। हेंस एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ये प्रूफ हमने करा फोर्स को कांस्टेंट मानते हुए। क्या हम लोग फोर्स वेरिएबल मान के भी ऐसा प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए करें सिमिलर सिचुएशन, बट फोर्स अब की वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, उस पे ध्यान देते हैं। हम लोग वर्क डन के लिए उस समय फॉर्मूला एफएस यूज नहीं करेंगे, उस समय हम लोग वर्क डन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एफ dx। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। वर्क डन का वैल्यू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx को अब क्या लिख लें कि वो वेलोसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। देखिए एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है v dv अपॉन dx, होता है कि नहीं होता है? dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? v dv अपॉन a लिख सकते हैं क्या? और इसको हम लोग dx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा v dv अपॉन a। अगेन f by a का कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, f by a को फिर से मास लिखेंगे, और यहां पे मास m v dv ऐसा आ जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? अब इंटीग्रेट करना है हमको v के रेस्पेक्ट में। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, तो 0 से v तक इंटीग्रेट कर दो, m बाहर आ गया, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ गया भाई? हाफ mv स्क्वायर, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन है क्या चीज? हाफ mv स्क्वायर। तो हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। इस तरह से हम लोग आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, वो है कि अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से एक और क्वांटिटी होता था जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ये मोमेंटम भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं? अब इसमें और काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में क्या अंतर है उसको समझिए। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, दोनों सेम लाइन में आ गया, ऐसे कर लेते हैं। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, वो है स्केलर इक्वेशन। क्यों? काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब ये तो डिफरेंस की बात हो गई, क्या है उनमें आपस में रिलेशन, उसके लिए p को लिखते हैं mv। अरे ये कौन सा एक्सप्रेशन लिख दिया? अभी तो यहां लिखा था, ये अभी लिख दिया। ये दोनों में क्या अंतर है? नीचे वाले में एरो नहीं दिया, यानी कि यहां पे मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहां पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूज कर लिया। अब इस p वाले में और इस k वाले में रिलेशन खोजेंगे। क्या है रिलेशन समझिए। हमको अगर k को लिखना है p के टर्म्स में, तो k को क्या लिख लेंगे? यहां भी जगह खाली कर लेते हैं ताकि इधर भी अगर जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं। यहीं से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? ये ऑलरेडी हो चुका है ना। तो k को क्या लिख सकते हैं बताइए? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, ऐसा लिख सकते हैं क्या? सोचिए तो, हमने m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेसिकली। इससे क्या फायदा होगा? m स्क्वायर v स्क्वायर को हम p स्क्वायर लिख पाएंगे, और तब हम लोग k को लिख पाएंगे k इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये एक फॉर्मूला हो गया
काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दूसरा, अगर इसी को थोड़ा सा ट्रांसपोज कर दें, इधर उधर कर लें, तो पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2mk, क्या जाएगा 2mk, और p का वैल्यू आप लिख पाएंगे √2m। तो इस तरह से हमारे पास मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस पे एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 12mv², उस पर कुछ भी न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग मास दे देंगे 2 ग्राम या 10 ग्राम या 1 kg या 2 kg, वेलोसिटी दे देंगे और पूछेंगे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना है। अगर ऐसा क्वेश्चन सोच रहे हैं कि मिलेगा तो गलत जगह पे है ना। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े ठीक होते हैं, एक दो करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%, फाइंड increase percentage ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तो चलिए एक बार इसको पूरा मेथड से बना के देख लेते हैं। लाइन तो ऐसे कर लीजिए जैसे हेडिंग ही हो, बेकार फालतू का। क्वेश्चन है भाई, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%, फाइंड इंक्रीज परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज बताना है, बहुत आसान प्रश्न। तो मोमेंटम अगर पहले p था, अब कुछ p डैश हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो p डैश लिखेंगे p प्लस 20% ऑफ p, यस और नो। अब इसको लिख लेंगे p प्लस 20% मतलब 0.2, है ना। 20/100 करिए 0.2 आ जाएगा, 0.2 p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.2 p। तो नया p डैश जो आया वो ये आया। हम लोग का शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी के रहा होगा, अब काइनेटिक एनर्जी कुछ k डैश हो गया। तो k डैश को क्या लिखेंगे, p डैश स्क्वायर अपॉन 2m। k को क्या लिखेंगे, p स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम बदला तो काइनेटिक एनर्जी बदल गई। अब सोचिए कि अगर हम k डैश को लिखना चाहें, p डैश का वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं ना, 1.2 p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो k डैश का वैल्यू क्या आ गया, 1.44 p स्क्वायर अपॉन 2m। बस अब कुछ खास नहीं करना है। अब हम लोग को परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू यानी k डैश माइनस इनिशियल वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सो दिस विल बी इक्वल टू k डैश का वैल्यू क्या लिखें। अच्छा अब सोचो, इतना बड़ा बड़ा लंबा लेके चलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए k डैश को k के टर्म्स में लिख लो। ये हो जाएगा 1.44k, है ना। इसको पुट कर देंगे वहां पे, तो ये आ जाएगा 1.44k माइनस k बाई k इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए 44% आएगा। दिख रहा है ना भाई, के कट जाएगा और 1.44 माइनस 1 आएगा, 0.44 इंटू 100 44%। तो बहुत ही आसान है ये। लेकिन आप सोचिए अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, ये बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, अब देखते जाइए, इतना चीज नहीं लिखने वाले। 20% इंक्रीमेंट दिया है तो इसको लिखिए 1.2। 20% इंक्रीमेंट है उसको लिखिए 1.2, उसका स्क्वायर करिए 1.44। 12 का स्क्वायर होता है ना 144। अब इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए, 44% आंसर। ऐसे ही आंसर निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आंसर निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए 30% इंक्रीज करता तो क्या करते, 30% 1.3 1.69 स्क्वायर कर लिए, 69% आंसर।
50% बढ़ जाए, क्या करेंगे? 50%, 1.5, 2.25, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 1.25 और 125, ऐसे ही निकलना। बस आसानी से निकल गया। उल्टा पूछ सकता, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज दे दे और पूछ ले कि भाई साहब बताओ मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या होगा। क्या उसी तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं भाई साहब। मान लो हमसे पूछ लिया कि काइनेटिक एनर्जी में 300% का इंक्रीमेंट, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीमेंट होगा? तो एक तो तरीका है कि नॉर्मल मेथड जो बताए उससे निकालो, फॉर्मूला p²/2m की जगह इस बार √2mk लिखोगे p का वैल्यू, बस इतना ही तो अंतर आएगा। लेकिन हम लोग इसके लिए भी शॉर्टकट सोचना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? 300% अगर आएगा, देखिए 20% था तो 100 से डिवाइड कर देते थे, यहां भी 300% है, 100 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और फिर 1 ऐड करते थे तो 4k हो जाएगा भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 4k। कैसे हुआ? पहले 300 डिवाइडेड बाई 100 करो तो 3 आएगा, उसमें 1 ऐड करो तो 4 आ गया, 4k आ गया। 4k का रूट करना होगा, इसमें पहले स्क्वायर करते थे कि नहीं? स्क्वायर करते थे कि ये p का था ना, k तक पहुंचना था, अब k का है p तक पहुंचना है, तो k वाले में रूट करोगे तब ना p तक पहुंचोगे, तो रूट कर लो, तो 4 खाली रखो, रूट करो, आएगा 2, आ गए यहां तक, है ना, यहां तक पहुंच गए। अब हमको बस एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है और परसेंटेज निकाल देना है, तो 2 - 1 × 100, so 100% का इंक्रीमेंट, बस इतना ही आंसर। आप नॉर्मल मेथड से बना के चेक कर लीजिए, 100 आ जाए, जो नॉर्मल मेथड मैंने इतना लंबा सिखाया है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, WET। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। आपको याद होगा एक न्यूमेरिकल हमने किया था, उसमें आपसे हमने पूछा था कि नेट फोर्स का वर्क डन निकालो और सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन निकाल के ऐड करो, सेम आता है। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए आपको कोई भी एक मेथड से यूज कर लीजिए, या तो आप नेट फोर्स निकाल लिए तब वर्क डन निकाल लीजिए, या सारे अलग अलग फोर्स का वर्क डन निकालिए और तब ऐड कर दीजिए। किसी भी तरीका से करिएगा आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा, और वो नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसका भी प्रूविंग पूछा जाता है, पहले उसके प्रूविंग को कर लेते हैं। अगेन ये भी दो अलग अलग तरह के फोर्स के लिए होगा, कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग तरीके से होगा और वेरिएबल फोर्स के लिए अलग तरीके से होगा। तो कांस्टेंट फोर्स पहले देख लेते हैं, बहुत आसान चीज है, जो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए किया है ना, लगभग वही काम नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के लिए करते हैं भाई। कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग नेट वर्क डन से शुरुआत करते हैं, है ना। नेट वर्क डन मतलब नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। मैग्नीट्यूड ही लिख लो, डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं कि सेम है। तो एफ नेट इंटू एस नेट वर्क डन हो जाएगा।
अब एफ नेट को हम लोग को मालूम है मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, इनटू एस हो गया। अब ए इंटू एस को कुछ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगेन वी विल यूज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो a इंटू एस देखिए यहां पर है, a इंटू एस क्या निकाल लेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और बस इसको यहां पे पुट कर देना है। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नेट वर्क डन इक्वल्स टू मास इंटू एस की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और इस तरह से नेट वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आप सोचिए शुरुआत में स्पीड अगर u हो तो ये क्या शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनली स्पीड अगर v हो तो क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो यही हो गया नेट वर्क डन विच इज इक्वल्स टू w नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा k, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव कर लिया। अब प्रूविंग बस बच गया है वेरिएबल फोर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं। सो वेरिएबल फोर्स में क्या है उसको समझिए। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। वेरिएबल फोर्स अगेन नेट वर्क डन जब लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेट इंटू डी एक्स होगा x1 से x2 तक। क्या इस dx को कुछ लिख सकते हैं? उससे पहले नेट फोर्स को हम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन dx ऐसा लिख लेते हैं। अब जैसे यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होता है हमारे पास a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। तो क्या यहां से आपको a dx का वैल्यू दिख रहा है v dv, और अगर आपको a dx का वैल्यू v dv दिख रहा है, आप पुट कर दीजिए, नेट वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m a dx की जगह v dv। अब क्योंकि इस बार इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ v, तो करेंगे फ्रॉम u टू v, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? अगेन मास बाहर आ गया, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? तो u से v तक। सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू m हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो अब देखिए नेट वर्क डन कितना आ रहा है? नेट वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू K2 माइनस K1, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस वे वी हैव प्रूव्ड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स आल्सो एंड आल्सो फॉर वेरिएबल फोर्स। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस को बनाकर देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देते हैं, उधर का बाकी देख लेंगे बाद में। तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg मास का ब्लॉक है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है आगे की ओर, और वो x इक्वल्स टू 0.1 से x इक्वल्स टू 2.01 तक मूव करता है। इसके दौरान रफ पैच है। क्या है? रफ पैच। और उस समय जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है रफ पैच में, वो रिटार्डिंग फोर्स है Fr इक्वल्स टू माइनस 0.5 अपॉन x। अब बताना व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्रॉसिंग द पैच।
पैच को क्रॉस करने के बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगा वो बताना है। जल्दी से बनाइए, तब तक इधर मिटाते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, तो करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को इस फोर्स का वर्क डन निकालना होगा, तभी हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो वर्क डन होगा क्या आएगा उसको देखते हैं। जो वर्क डन आएगा, इस पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखना है। एक फोर्स का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा, सारे फोर्सेस का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सो 10 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और उसके अलावा लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना, या ये जो रफ पैच का फोर्स है वो। तो ये जो वर्क डन कर रहा होगा वो जीरो होगा, ये जो वर्क डन कर रहा होगा ये भी जीरो होगा। क्यों? ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्सेस हैं। तो केवल जो फोर्स वर्क डन कर रहा होगा वो होगा वो वेरिएबल फोर्स, जो कि है माइनस 0.5 अपॉन एक्स dx फ्रॉम 0.1 टू 2.01। ये तो अगर हम इसका वर्क डन निकालेंगे माइनस 0.5 बाहर आ गया। dx by x का इंटीग्रेशन होता है ln x। dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x log x होता है। कहां से कहां तक? तो 0.1 से 2.01 तक। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 0.5 ln 20.1 नहीं ln, आप पुट करिए ln 2.01 माइनस ln 0.1। अब देखिए log a माइनस log b log a by b होता है, तो w का वैल्यू हो गया माइनस 0.5 इंटू ln 2.01 अपॉन 0.1। तो ये ऊपर से 2 डेसिमल हटा, नीचे से 1 डेसिमल हटा, तो एक जीरो यहां आ जाएगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस 0.5 ln 20.1। ये हो गया ln 20.1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये जो है 3 है, इसका वैल्यू क्या है 3। तो माइनस 0.5 इंटू 3 यानी कि माइनस 1.5। ये माइनस 1.5 जूल वर्क डन इसने किया। तो ये जो वर्क डन है नेगेटिव वर्क डन है, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अगर है तो क्या हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। W इक्वल्स टू kf माइनस ki। W है माइनस 1.5 जूल, kf हमको निकालना है, ki हमको मालूम है। ki कैसे मालूम है? तो हाफ इंटू मास इज 1 v का स्क्वायर यानी 4, तो 2 जूल एनर्जी है इनिशियली। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 2 जूल, hence final kinetic energy comes out to be 2 minus 1.5, that is 0.5 joule। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये रफ पैच है, इनिशियली 2 kg का बॉडी जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था, यहां आता है, आते आते रुक जाता है।
सो वी हैव टू फाइंड कि इस फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखिए अगर ये निकाल पाए तो कमाल है ना। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट नहीं दिया, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ये नहीं पता, फिर भी वर्क डन निकाल पा रहे हैं। क्यों? देखिए 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बिल्कुल उसी तरीके से 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, इधर लग रहा है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है, 20 न्यूटन का वर्क डन 0 है। तो अगर नेट वर्क डन लिखेंगे तो W नेट इक्वल्स टू इसका वर्क डन 0 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी 2 ही 0 ना, है ना, भावना में बह के 3 0 कर रहे थे, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ गया? सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कितना है वो? हाफ इंटू एम कितना 2 इंटू फाइनल तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल यानी 4 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 16 जूल, माइनस 16 जूल। तो देखिए आपने हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का कितना कमाल एप्लीकेशन होता है, उसका फोर्स नहीं जानते थे फिर भी हमने वर्क डन निकाल लिया। सो इस तरह से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।